नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए बता दें, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और शुरू से हिंदी साहित्य के इतिहास से अभी तक की सारी क्लासेज उसमें अपडेट हैं। आप वहां से शुरू से क्लासेस देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक नवीन तथ्यों का, अच्छे तथ्यों का संकलन आप एक जगह कर सकते हैं जो परीक्षा के समय पे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो TGT PGT यूपी TGT PGT स्पेशल है, और अन्य राज्य विशेष के यदि कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि DSSB, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल या और भी किसी राज्य के, तो उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से रहते हैं और 110 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण या वो किसी भी राज्य से संबंधित हो, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, उन सब परीक्षाओं में आते हैं। यहाँ तक कि परीक्षा जो टेस्ट का जो स्तर है वो उच्चतर जो आयोग हमारा कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका भी उसके स्तर का है। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले भी कैंडिडेट यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो पहले शुल्क था वो एक ऑफर सीमित समय तक चल रहा था। उस समय जो उसका शुल्क था वो 500 रुपये था, लेकिन अब इसका शुल्क 750 रुपये कर दिया गया है। 750 रुपये में यानी कि 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको दिया जा रहा है, जिसमें 750 रुपये में आपको 6250 प्रश्न मिलेंगे और इसी के साथ में 50 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें 2 टेस्ट पेपर आपको प्रति सप्ताह दिए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, या नहीं तो क्लास के अंतिम में हम आपको बता देंगे कि आप एक अन्य नंबर पे किस पे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो नॉर्मल कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल ना कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ में बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, क्योंकि लाइक कमेंट को अब हम नहीं बोलेंगे, आपकी अपनी इच्छा है, आप करें या ना करें। आज की बात करते हैं। इस समय थोड़ा सा कुछ ही समय के बाद हम देख रहे हैं कि हिंदी जो काव्य धारा थी उसमें हम चल रहे हैं और अंतिम पड़ाव में इस समय हैं। बात करते हैं आज के आधुनिक काल में काव्य में भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म की यदि बात करें तो 29 मार्च 1914 ईस्वी को हुआ था। निधन 1985 ईस्वी में हुआ है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1914 ईस्वी और 1985, तो 1914 आपको ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि देखिए अभी तक जो प्रश्न बन रहे हैं वो जन्म से बन रहे हैं, ठीक है। और किनका जन्म हम पहले से बताते हुए चल रहे हैं कि किनका जन्म 1914 में नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी यदि 1 या 2 रचनाकार हैं, वो कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात कर लें पिता के नाम की तो सीताराम मिश्र था। माता की बात करें तो गौतमी देवी था। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का नाम सीताराम मिश्र और माता गौतमी देवी था। काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं। इनके सभी काव्य संग्रह महत्वपूर्ण हैं। गीत फरोश 1956 का, चकित है दुख 1968 का, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973 है, अंतर्गत 1979 है, अनाम तुम आते हो 1979 है, परिवर्तन जिए 1976 का है, इदम नामम 1977 का, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985 है, ठीक है। तूस की आग 1985 है, कालजयी
ये 1980 का इनका खंड काव्य है, महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे है ये कोहरे मेरे हैं, 1972। ये कोहरे मेरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र का है। कोहरे में कैद रंग, आपको बताना है किसकी रचना है और किस विधा की ये रचना है। ये कोहरे मेरे हैं और यहाँ पे कोहरे से संबंधित रचनाएं आप नोट कर सकते हो। ये 1992 की है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कविताओं में। सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें कुछ भी कोई भी आप काव्य संग्रह नहीं छोड़ सकते, सभी काव्य संग्रह महत्वपूर्ण हैं। बात कर लेते हैं कविताओं की। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, गीत फरोश, टूटने का सुख, ये जो इनकी कविताएं हैं ये महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो काव्य संग्रह और कविताएं इनको आपको नहीं छोड़ना है। आगे बात कर लेते हैं संपादन में। तो विचार पत्रिका का संपादन जो इन्होंने किया था वो 1949 ईस्वी में किया था। कल्पना, गांधी मार्ग और गगनांचल इस पत्रिका का भी पत्र का संपादन इन्होंने किया था। तो भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में ये है कि गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, महत्वपूर्ण लगा देते हैं। अंधेरी कविताएं इसलिए हो सकता है क्योंकि अंधेरे में लंबी कविता, आप बताइए किसकी है, मुक्तिबोध की आपने पढ़ी है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। गांधी पंचशती, गांधीवाद का इन पर प्रभाव था। खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, इदम नामम, शरीर फसले और कविता, मानसरोवर दिन, संप्रीति, नीली रेखा तक, नीली झील, इस तरीके से रचनाएं हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तूस की आग, कालजयी खंड काव्य है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको देखिए जो चर्चित कवि हैं या रचनाकार हम आगे देखेंगे तो उनकी कोई भी रचना आपको छोड़नी नहीं है, सभी को आपको पढ़ते हुए चलना है। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि 10 मिनट की वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ाएं, अगली में जाके किसी दूसरे कवि या रचनाकार को पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। हम एक ही साथ आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे भवानी प्रसाद मिश्र के ही विषय में। निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में यदि इनके बात करें तो निबंध संग्रह में है कुछ नीति कुछ राजनीति। देखिए, कुछ नीति कुछ राजनीति इनका निबंध संग्रह है। ठीक है, इसी के बाद में निबंध संग्रह के बाद में बात करते हैं तो जीवनी, इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है, तो चरेवती, ये जो जीवनी है ये मन्ना रायण अग्रवाल, ये मन्ना रायण अग्रवाल परजीवनी है, परजीवनी लिखी है। ठीक है, देखिए यहाँ है चरैवती किसने जीवनी लिखी है, भवानी प्रसाद मिश्र ने। किसके ऊपर है, तो मन्ना रायण अग्रवाल के। बहुत विस्तृत, हम जितना परीक्षा उपयोगी है उतना दे रहे हैं। संस्मरण बहुत ज़्यादा गुण तथ्य भी लिखवाने से कोई फायदा नहीं है। संस्मरण में यदि बात कर लें तो संस्मरण है जिन्होंने मुझे रचा। देखिए, बाकी सभी को तो ईश्वर रचता है, इन्होंने रचना संस्मरण लिखा है, जिन्होंने मुझे रचा। इसी के साथ में बात कर लेते हैं, ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। कौन, आपके भवानी प्रसाद मिश्र। बात कर लेते हैं 1972 ईस्वी में इन्हें बुनी हुई रस्सी, अभी काव्य संग्रह पढ़ा है तो बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार होता है,
पुरस्कार प्रदान किया गया था या दिया गया था? पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसी के साथ में ये इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे है एक तथ्य और, कालिदास के मेघदूत, कालिदास के मेघदूत की तर्ज पर, कालिदास की जो रचना है मेघदूत, तो मेघदूत की तर्ज पर यानी कि उसके आधार पर, उसके ढंग पर की तर्ज पर इनकी मेघदूत कविता अत्यंत चर्चित है, अत्यंत चर्चित है। चलिए बात कर लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। बात कर लेते हैं निबंध संग्रह में। तो निबंध संग्रह में कुछ नीति कुछ राजनीति, इस नाम से भवानी प्रसाद मिश्र ने निबंध संग्रह लिखा है। ठीक है, बात कर लें जीवनी की, तो चरैवती के नाम से इन्होंने जीवनी लिखी है। किसकी? मन्नारायण अग्रवाल पर इन्होंने ये जीवनी लिखी है। संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। ईश्वर तो सभी को रचता है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी संस्मरण में कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे रचा। इसी के साथ में ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे, जैसे कि आपने देखा था मैथिली शरण गुप्त, दिनकर जी, सियाराम शरण गुप्त, तो वहीं उसी श्रेणी में आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये भी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे या गांधीवाद से प्रभावित थे। ठीक है, 1972 ईस्वी में महत्वपूर्ण है यहाँ पे किस रचना पे, देखिए जिस रचनाकार को पुरस्कार मिला है किसी भी रचना पे, चाहे वो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है या साहित्य अकादमी पुरस्कार है और ज्ञानपीठ है, तब तो है ही। तो आपको इन रचनाकारों को जिनको ये 3 पुरस्कार 4 पुरस्कार मिल जाते हैं, बाकी के थोड़ी सी कम महत्वता होती है। जैसे कि आप देखेंगे कहीं पे कबीर सम्मान है, कहीं पे मैथिली शरण गुप्त है, कहीं पे देव पुरस्कार है, कहीं पे बिहारी पुरस्कार है, तो वो इतने उच्च श्रेणी में नहीं आते हैं जितनी में आपके यहाँ पे साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि किसी रचनाकार को मिला है, आप तो संपूर्ण साहित्य पे मिलता है, तो आप उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन रचनाकारों को पुरस्कार मिला है, आप उन रचनाकारों की तो गौण रचनाओं को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 1972 ईस्वी में इन्हें यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी, किस रचना पर? बुनी हुई रस्सी क्या है? काव्य संग्रह है, विधा भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है था। ठीक है, किस पर? बुनी हुई रस्सी पे 1972 में काव्य संग्रह है। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से सहजता का कवि किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को। बात कर लेते हैं कालिदास के मेघदूत की तर्ज पर इनकी मेघदूत कविता अत्यंत चर्चित है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे एक और कवि छोटे से देखते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी एक छोटी सी कवि है, अलग से हम नहीं देखेंगे। लोग कहते हैं कि आप व्यूज़ ये वो सो, हम इस चीज़ में नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो भी कैंडिडेट हमसे शुरू से जुड़े हुए चल रहे हैं उनको संपूर्ण पाठ्यक्रम एक क्रम से दिया जा रहा है। रचनाकार आगे पीछे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पढ़ना है सिर्फ। बात कर लेते हैं अगले रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। समय की यदि बात करें तो 15 सितंबर 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बस्ती उत्तर प्रदेश। बस्ती उत्तर प्रदेश में। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही लिखिए। निधन जो इनका हुआ है 1983 ईस्वी में। ठीक है, बात कर लेते हैं काव्य संग्रह की। वो इस पे आप सभी मेरे ध्यान दीजिएगा।
ये नहीं है कि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दिया है तो आप कमेंट करें, वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। काठ की घंटियाँ। काठ की घंटियाँ समय की यदि बात करें तो 1959 ईस्वी है। दूसरे नंबर पे बांस का पुल। बांस का पुल समय की बात करें तो 1963 ईस्वी है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एक सूनी नाव। एक सूनी नाव समय की बात करें तो 1966 है। अगली रचना की बात करते हैं गर्म हवाएं। गर्म हवाएं समय की यदि बात करें तो 1969 ईस्वी। आगे बात कर लेते हैं कुआनो नदी। कुआनो नदी। कुआनो नदी के समय की बात करें तो 1973 है। केन का कवि भी किसी को कहा जाता है, जरा कमेंट कीजिए फटाफट, केन का कवि कौन है। पढ़ा दिया है, जितने भी कैंडिडेट कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनका कमेंट सभी का आना चाहिए। कुआनो नदी के साथ में ही केन का कवि किस कवि को कहा जाता है। जंगल का दर्द। जंगल का दर्द समय की बात करें तो 1976 है। आगे बात करें तो खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 इनका समय है। कविताओं में बात कर लेते हैं जो चर्चित कविताएं हैं या जहां से प्रश्न बनते हैं। बात कर लेते हैं कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा। ठीक है, मेलोड्रामा। दूसरा है अहम से मेरे बड़े हो तुम। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं विगत प्यार। चलिए भाई, विगत प्यार, बीता हुआ प्यार, जो कहीं ना मिले वो कवियों की रचनाओं में मिलता है। लिपटा रजाई में। लिपटा रजाई में। इसी के साथ में अगला है मैंने कब कहा। मैंने कब कहा। एक याद और रखिएगा आप लोग, इससे संबंधित एक रचना आपको कहानी में देखने को मिलेगी। जरा कमेंट कीजिएगा किसकी कहानी है इस तरह कुछ मिलती जुलती। उपन्यास में बात कर लेते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं आपका सोया हुआ जल। देखिए, यहाँ पे सिर्फ उपन्यासों की बात कर रहे हैं, आगे जब उपन्यास विधा पढ़ेंगे उसमें हम इनके जो विशेषताएं हैं, जो भूमिका है, उनसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी पहले इतना देखिए, दूसरा अगली स्लॉट पे देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के समय की बात करें तो 15 सितंबर 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ? बस्ती, उत्तर प्रदेश में। कमेंट कीजिएगा बस्ती में, जो अभी तक बस्ती ज़िला है, उसमें अभी तक अपने कितने रचनाकारों को या जो कवि थे भक्ति काल में या अब, कमेंट कीजिएगा किन किन का जन्म हुआ है, क्योंकि हम आपको ट्रिक बताते हुए चल रहे हैं, तरीका बताते हुए चल रहे हैं कि आप इस तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने नोट्स में ज़रा पीछे पलटिएगा, अगर आपने लिखा है तो फिर से आप दीजिएगा कमेंट। बस्ती, उत्तर प्रदेश में। निधन की बात करें तो 1983 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। काव्य संग्रह में काठ की घंटियाँ 1959 ईस्वी, बांस का पुल 1963 ईस्वी का है, एक सूनी नाव 1966 ईस्वी का है, गर्म हवाएं 1969 ईस्वी, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, 1982 का। कविताओं में बात कर लेते हैं कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़े हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में महत्वपूर्ण है। कॉफी हाउस में मेलोड्रामा, लिपटा रजाई में मैंने कब कहा। मैंने कब कहा कविता है आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की।
मैंने कब कहा तुम सुंदर हो। बताइए, अब मैंने रचना का नाम भी दे दिया है, अब आप बताइएगा कि किस विधा की रचना है, अगर आपने सहायक पुस्तकें पढ़ी हैं तो। उपन्यास में बात कर ले, पागल कुत्तों का मसीहा है, महत्वपूर्ण है। सोया हुआ जल है, सड़क को आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला जो काव्य संग्रह होता है, किसी भी रचनाकार की पहली कहानी हो, अगर कहानीकार है, आलोचक है तो उसकी पहली आलोचना क्या है, किस क्षेत्र पर आधारित है, किस प्रकार की आलोचना है, ये सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे इनका अभी आपने देखा था काठ की घंटियाँ, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रसिद्धि का आधार है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन पहली रचना और इसी के साथ में जो पुरस्कृत रचना होती है उसको आपको याद करना रहता है। नाट्य साहित्य में बात कर लेते हैं, नाट्य साहित्य या बात कर लें नाटक में, तो नाट्य साहित्य में पहले बात कर लेते हैं बकरी, बहुत महत्वपूर्ण है, यूज नेट में लगा हुआ है, NTA नेट में 1974 का है। दूसरे नंबर पे बात कर लें लड़ाई, लड़ाई की बात करें तो 1979 का है। तीसरे नंबर पे बात करें अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, बहुत अच्छा नाटक है इनका। ठीक है, अगर समय मिले तो आप पढ़िएगा ज़रूर, बकरी भी पढ़िएगा। रूपमती बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर और होरी धूम मचारी, होरी धूम मचारी। ठीक है, इसी के साथ में संपादन में बात कर लेते हैं। इन्होंने संपादन किसका किया, तो दिनमान, दिनमान का किया था 1969 से 1982। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इन्होंने किया था पराग पत्र का, पराग का संपादन किया है 1982 से 1983, यानी कि 1 वर्ष। देखिए, बहुत जितना हमसे प्रस्तुत हो रहा है डीप में उतना हम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पुरस्कार में, जो महत्वपूर्ण है उसी का ध्यान रखिएगा। खूंटियों पर टंगे लोग 19 लोग काव्य संग्रह पर इन्हें, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह पर इन्हें 1983 ईस्वी, नोट कर लीजिए, 83 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ये थे आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। मुझे लगता है कि आज इन 2 ही कवियों को विशेष रहेगा पढ़ने में। नाट्य साहित्य में या नाटक में बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो चर्चित नाटक है आपका बकरी। NTA ने सिलेबस में भी ऐड किया हुआ है, तो आप इसको ये है कि आपको इसका समय, क्षेत्र और नाटककार कौन है ये पता होना चाहिए। तो 1974 का है बकरी नाटक। विषय वस्तु जब हम नाटक साहित्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दूसरा नाटक है लड़ाई 1979 का, अब गरीबी हटाओ 1981 का, रूपमती बाज बहादुर, पढ़े रहिएगा इनको, होरी धूम मचारी। ये थोड़ी सी गुण नाटकों में है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपको विकल्प काटने के लिए। हम आपसे बार बार यही कहते हैं, यदि कोई रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि वो आपको विकल्प काटने में सहायक सिद्ध हो। ठीक है, तो बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, ये तो इनके महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन आप सरसरी निगाह में अब रूपमती बाज बहादुर और होरी धूम मचारी भी पढ़े रहिएगा। संपादन में यदि बात करें तो दिनमान जो पत्र का संपादन किया था 1969 से 1982 तक, और पराग पत्र का भी संपादन इन्होंने 1982 से 1983, 1 वर्ष के लिए किया था। पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो खूंटियों पर टंगे लोग जो काव्य संग्रह है उस पर
आपके 1983 समय भी याद रखिएगा, विधा याद रखिएगा, काव्य संग्रह है 1983 का। उस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। विशेष तो यहाँ पे रहता है साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान में आपको ये कन्फ्यूजन रहता है। एक तथ्य और आप ध्यान रखिएगा, किन रचनाओं को साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ये भी आप अपना अलग से एक संकलन में ध्यान तैयार रखिएगा। देखिए, उपन्यास जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं या व्यास सम्मान है, विशेषता यहाँ आ जाती है कि किसको किस वर्ष मिला, ये अब पुराने प्रश्न हो गए हैं। यदि आप नवीन दृष्टि से देखेंगे तो प्रश्न बनते हैं पहला उपन्यास, पहला उपन्यासकार, पहला जीवनीकार, पहली जीवनी। जो जीवनीकार हैं उन्हीं के आधार पे फिर देखा जाएगा कि किस जीवनी को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, पहली आलोचना, पहली आत्मकथा, पहला संस्मरण, पहला रेखा चित्र, पहला निबंध। तो इस तरीके से जब आप तथ्यों को याद कर लेते हैं तो यकीनन कितने उपन्यास हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक मिल चुका है, कितना काव्य संग्रह है जिनको व्यास सम्मान मिल चुका है, कितनी रचनाओं को 2 पुरस्कार मिले हैं, कितनी को 3 मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि अब तो ज्ञानपीठ जो है वो समग्र साहित्य पे दिया जाने लगा है, लेकिन बाकी भी हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका भारत भारती हो गया, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, तो ये भी भारत भारती वगैरह आपको ध्यान रखना है कब किसको कहाँ मिला है, किस रचना पर, ठीक है, या किस वर्ष मिला है। तो आप देखिए, ये था आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर थोड़ा सा हम आपको टेस्ट पेपर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। चलिए, टेस्ट पेपर की यदि बात करें तो टेस्ट पेपर के लिए आपको जो कॉल करनी होगी डीएस एकेडमी के नंबर पे 9568802463 पर। पहले शुल्क जो था वो 500 रुपये था, अब शुल्क 750 रुपये हो गया है। 750 रुपये में आपको 50 टेस्ट पेपर यानी कि 6250 प्रश्न, ठीक है। और प्रति टेस्ट पेपर की यदि बात करें तो प्रति टेस्ट पेपर आपको 125 प्रश्न का है, और इसमें यदि शुल्क की बात करें तो ये 15 रुपये में आपको पड़ रहा है प्रति टेस्ट पेपर की यदि आप बात करते हैं, एक टेस्ट पेपर, ठीक है। और प्रति सप्ताह आपको 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर हम आपको देते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट पेपर रहेगा आपका, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। यानी कि ये जो आपके टेस्ट पेपर हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पे हैं। आप यदि टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, यानी कि आप सप्ताह में 2 बार अपने समग्र पाठ्यक्रम से गुजर जाते हैं। प्रश्न एकदम नवीन है, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और नवीनता का तो जितने तरीक़ों से प्रश्न को एक्सपर्ट बना सकता है उतने तरीक़ों से प्लस करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हर तरीका आपको तैयार होना चाहिए, जिस भी तरीके से एक्सपर्ट आपसे प्रश्न करे। टेस्ट परीक्षा में 125 प्रश्न हैं, 6250 प्रश्न का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको 20,000 से ऊपर भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तरीके आपको पढ़ने के ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या होता है कि जब हम कोई टेस्ट पेपर नहीं ज्वाइन किए हुए होते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि पेपर में प्रश्न बनेगा तो बनेगा कैसे। जैसे कि अभी हमने भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पढ़ा है, तो हम सोचेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, लेकिन हमें ये देखना होता है इस टेस्ट पेपर को ज्वाइन करने के बाद में आप ये समझ जाएंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र से यदि प्रश्न बनेंगे तो इस तरह से उनसे प्रश्न बनेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। या और भी कोई विधा है, जैसे कि आप व्याकरण में जाएंगे, संस्कृत साहित्य में, भाषा विज्ञान में, तो वहाँ भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन मध्यम से कठिन की ओर हमेशा पेपर रहता है।
सरल प्रश्न तो हम इतनी बार रिपीट करा देते हैं कि आपको ये छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो अपने आप को फाइट से बाहर रखिएगा। तो वो तो जो सरल प्रश्न होते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, जो कैंडिडेट हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम पक्का करना चाहते हैं कि हमें 125 में से अब चूकना नहीं है, तो वो हम ये नहीं है कि पूरा 125 का 25 यहाँ से होगा। प्रयास यही है कि जितना अधिक से अधिक हो वो पेपर यहाँ से आपका मतलब आपको प्रश्न देखने को मिले, और उसी के साथ में आपको तैयारी करने के तरीके ये टेस्ट पेपर आपको पुख्ता कर देंगे कि फिर एक्सपर्ट जिस भी तरीके से प्रश्न लाएगा आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, पेपर में देख के जैसे कभी हम घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके कर सकते हैं। और इस पे देखिए, अगर आप कॉल करते हैं तो इसी नंबर पे कीजिएगा, और इस पे व्हाट्सएप कॉल नहीं कीजिएगा, आप साधारण कॉल कीजिएगा 750 रुपये। इसके बाद यदि किसी को कोई असक्षमता या कुछ होती है आर्थिक रूप से तो वो कॉल कर सकता है, कोई वो नहीं है। 50 टेस्ट पेपर 6250 प्रश्नों के हैं। प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्न का रहेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम पे। और अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये। हम पहले से कह रहे थे कि ये जो टेस्ट श्रृंखला है ये चल रही है, लेकिन ये कुछ ऑफर था, कुछ विशेष था, जिसकी वजह से 500 रुपये इसमें रखा गया था चार्ज। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो समय से पहले, अभी भी कुछ नहीं है, 13 टेस्ट पेपर आपके हो गए हैं। देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे टेस्ट पेपर होते चले जा रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर होने से पूर्व में ही आपके पूरे 50 टेस्ट पेपर आपको करा दिए जाएंगे। तो ठीक है, अभी की क्लास आज की यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए रचनाकारों के साथ में, कुछ विशेष तथ्यों के साथ में, उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो वीडियो को शेयर भी आप करते रहिए। हम नहीं कहते हैं तो आप बिल्कुल ही क्लास को शेयर लाइक ये सब करना आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।